Hello friends, welcome back to channel. So today's topic is short-term source of finance and in that also we are going to discuss the non-bank sources. ठीक है, तो आप सभी को पता होगा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि करंटली हमारा चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चल रहा है। उसमें हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज और मीडियम टर्म सोर्सेज का जो टॉपिक है उस पर अपनी डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारे पास जो लास्ट बचा है वो है शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था जिसमें हमने सारे बैंक सोर्सेज के ऊपर डिस्कशन की थी। ठीक है, बैंक सोर्सेज में हमने देखा था कि हमारे पास कौन कौन से वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट। ठीक है, वो सब हमने देखा था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है और इंटरेस्टेड है देखने में तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हो मेरे चैनल पर, वहाँ पर सारी वीडियोज़ आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नॉन बैंक सोर्सेज। जैसे कि मैंने बताया लास्ट वीडियो में बैंक के सोर्सेज पढ़े थे, मतलब वो सोर्सेज जो बैंक के द्वारा फैसिलिटेटेड है और हमें एक कंपनी को फंड्स रेज करने में हेल्प करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। क्योंकि हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज वही सोर्सेज होते हैं जो फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर एक कंपनी को हेल्प करते हैं फंड्स रेज करने में। नॉन बैंक सोर्सेज में हमारे पास टोटल 4 तरह के सोर्सेज हैं यहाँ पर, जिस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो सोर्स यहाँ पर मेंशन है वो है ट्रेड क्रेडिट। नॉन बैंक से आपको आई होप सो मतलब समझ में आ रहा है। नॉन बैंक मतलब कि बैंक के द्वारा फैसिलिटेटेड नहीं है। नंबर 1 इज़ ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या है? ये एक ऑटोमेटिक क्रेडिट फैसिलिटी है जहाँ पर क्रेडिट अलाउ किया जाता है बाय दी सप्लायर्स टू इट्स कस्टमर्स। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको ये समझाना चाहूँगी। सपोज कीजिए सप्लायर है, ठीक है, आपकी कंपनी है और आप जो है दिस इज़ योर कंपनी, ठीक है, दिस इज़ योर कंपनी और आपकी कंपनी को जो है प्रोडक्शन करनी है एंड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो आप इस सप्लायर के पास जाते हो और आप बोलते हो कि मुझे रॉ मटेरियल दे दो। आपने 1 लाख का जो रॉ मटेरियल है वो इस सप्लायर से परचेज कर लिया और आपने उसकी डिलीवरी भी ले ली। उस 1 लाख के स्टॉक की आपने डिलीवरी भी ले ली क्योंकि आपको उसको यूज़ करके प्रोडक्शन करनी है। बट आपने अभी उसे पेमेंट नहीं की, आपकी कंपनी ने सप्लायर को पेमेंट नहीं की। उससे गुड्स तो ले लिए, रॉ मटेरियल उससे परचेज कर लिया, अपनी कंपनी में ले आए, बट ऑन क्रेडिट लेकर आए जहाँ पर आप उसे ये प्रॉमिस कर आते हो कि मैं आपको पेमेंट इन फ्यूचर करूँगा। फ्यूचर में कोई भी डेट आपने उन्हें कही होगी पेमेंट के लिए, बट आपने अभी इंस्टेंट पेमेंट नहीं की है और फ्यूचर में आपने पेमेंट करने का प्रॉमिस किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब कि आपने जो गुड्स परचेज की हैं वो क्रेडिट पर की हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऑटोमेटिक सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाता है जब आप किसी से क्या करते हो, जो गुड्स परचेज कर लेते हो। जब एक कंपनी किसी से गुड्स परचेज कर लेती है बट उसकी पेमेंट नहीं कर आती तो वो भी हमारे पास एक नॉन बैंक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। यहाँ पर जैसे लिखा है गुड्स आर परचेज्ड बट पेमेंट इज नॉट मेड इमीडिएटली देन इट बिकम अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ऑब्वियसली आपके पास अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी रिक्वायरमेंट थी कि आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो आपको मिल गया है, ठीक है, और आपने एकदम से अभी पेमेंट भी नहीं की। दैट मीन्स आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंसिंग हो गई है। ठीक है, अब आपके पास जो पैसा था अब आप वो किसी दूसरी जगह पर यूज़ कर सकते हो क्योंकि इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए आपको जो पेमेंट है वो इन फ्यूचर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला नॉन बैंक सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा रहा हमारे पास? ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, सेकंड सोर्स ऑफ फाइनेंस यहाँ पर क्या लिखा है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अब यहाँ पर हमें थोड़ा अपोजिट सोचना है। जैसे हमारे पास अब ऊपर था सप्लायर और कंपनी, अब हम यहाँ पर लेंगे कंपनी और कंपनी के कस्टमर्स। ठीक है, एक कंपनी है और उस कंपनी के कुछ कस्टमर्स हैं। कंपनी के कस्टमर्स कंपनी के पास आते हैं कि हमें आपसे 50,000 रुपये का सामान चाहिए। ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट, कंपनी जो भी सामान बेचती है उसके लिए उसके पास ऑर्डर आया है 50,000 रुपये का। तो कंपनी ने क्या कहा कि ठीक है आपको आपका सामान जो है मिल जाएगा, बट आपने जो ये ऑर्डर प्लेस किया है 50,000 का, इसके लिए आपको मुझे 10,000 रुपया अभी एडवांस पेमेंट करनी होगी।
ठीक है, खुद को सिक्योर करने के लिए कह लीजिए कंपनी अपने कस्टमर से कह रही है अपने कस्टमर को कि मुझे 10,000 रुपये एडवांस में दो। इस केस में भी क्या रहता है कि कंपनी के पास पैसे आ गए 10,000 रुपये इन एडवांस, और अभी उसने गुड्स डिलीवर भी नहीं किए हैं क्योंकि वो तो इन फ्यूचर होंगे, जब प्रोडक्शन का सिर्फ अभी ऑर्डर आया है, ठीक है, कि मुझे 50,000 के गुड्स बनाकर दे दीजिए, और कंपनी ने 10,000 रुपये एडवांस में अपने कस्टमर से जब ले लिए तो उसे भी एक तरह का शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा फंड जो है आ गया है टू यूज़ इन द कंपनीज। जैसे यहाँ पर लिखा है, समटाइम्स द लार्ज मैन्युफैक्चरर्स डिमांड एडवांस फ्रॉम देयर कस्टमर्स। यहाँ पर लार्ज मैन्युफैक्चरर्स आप कंपनी को लेकर चल सकते हैं, जो कंपनी शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का यूज़ कर कर फंड्स रेज कर रही है। ठीक है, तो लार्ज मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, वो अपने कस्टमर से एडवांस डिमांड करते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग देयर ऑर्डर्स। जैसे कि उसके कस्टमर आए, उसने कहा कि अगर तुझे 50,000 रुपये का सामान मुझसे चाहिए तो आपको 10,000 रुपये मुझे एडवांस देकर जाने होंगे। तो ये जो एडवांस होते हैं, ये कंपनी ने जो गुड्स इन फ्यूचर प्रोवाइड करने हैं टू द कस्टमर, उसी का पार्ट होते हैं। 50,000 की गुड्स प्रोवाइड करनी थी ना कंपनी ने, और कस्टमर ने 50,000 रुपये देने थे कंपनी को, तो इस 50,000 का ही 10,000 रुपये पार्ट हैं। ये कोई अलग से पैसा नहीं है। इसका मतलब कि किसी भी तरह का इंटरेस्ट भी नहीं पे किया जाएगा इस पैसे के ऊपर। ये कोई लोन नहीं है जो कंपनी ने कस्टमर से लिया है, ये उस प्राइस का कुछ हिस्सा है जो कंपनी ने एडवांस में अपने कस्टमर से ले लिया। दैट मीन्स जब गुड्स एक्चुअल में डिलीवर हो जाएंगी कस्टमर के पास, तो जो बाकी बचा हुआ पैसा जिसमें कि 50,000 में से 10,000 माइनस कर कर 40,000 जो बचा हुआ पैसा है, इस पैसे की पेमेंट कस्टमर कंपनी को करेगा इन फ्यूचर, क्योंकि 10,000 वो ऑलरेडी कंपनी को दे चुका है। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने की किसी तरह का लोन नहीं है। दिस इज जस्ट द पार्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, कि जो कस्टमर ने इन फ्यूचर पे करना था उसका ही एक हिस्सा है जो वो अभी पे कर दिया है उसने। ठीक है, तो ये भी एक तरह का सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है कंपनी के पास। थर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस यहाँ पर जो लिखा है वो क्या है, एक्रूड एक्सपेंसेस। क्या लिखा है, एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी ने इनकर तो कर लिए बट अभी ड्यू नहीं हुए हैं फॉर द पेमेंट। सबसे बढ़िया जो इसका एग्जाम्पल है वो है सैलरी। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी जब देती है 30th ऑफ एवरी मंथ, सिंपली मेरा कहने का मतलब है कि एट द लास्ट ऑफ मंथ, ठीक है, या फिर एट द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो है पेमेंट की जाती है सैलरी की, वेजेस की बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज़, राइट। अगर आप भी वर्किंग है तो आपको पता होगा कि जो सैलरी क्रेडिट होती है वो उस पीरियड के लिए होती है जिसके लिए आप सर्विस कंपनी को ऑलरेडी दे चुके हो। सपोज कीजिए 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक का जो पीरियड है, 30 अप्रैल का जो पीरियड है, इस पीरियड में आपने जितनी भी सर्विस अपनी कंपनी को प्रोवाइड की होंगी, तो कंपनी उस सर्विस की पेमेंट आपको एट द एंड ऑफ द मंथ, दैट मीन्स 30th अप्रैल, और इन द नेक्स्ट मंथ दैट इज़ इन द मई मंथ आपको पेमेंट करती है। ठीक है, कि दैट मीन्स कि कंपनी ने जो क्या किया, एक्सपेंस तो इनकर कर लिया, उसे पता है कि मैं इनसे सर्विस ले रहा हूँ अपने एम्प्लॉय से तो मुझे पेमेंट करनी है, बट अभी उन्हें पेमेंट करता नहीं है। ये तो नहीं ना आज सर्विस प्रोवाइड की एम्प्लॉयज़ ने, जाते हुए उन्हें पैसा दे दिया, ऐसा नहीं होता ना। सैलरी में क्या होता है कि कंपनी जो पेमेंट करती है वो एट द एंड ऑफ द मंथ और इन द नेक्स्ट मंथ करती है। ठीक है, तो ये जो टाइम लैग है, ठीक है, ये जो टाइम लैग है इन द पेमेंट ऑफ एक्रूड एक्सपेंसेस, कि यहाँ पर सर्विस ले ली कंपनी ने इस पीरियड में बट पेमेंट की इन द नेक्स्ट मंथ और एट द एंड ऑफ मंथ, तो जो टाइम लैग है इन द पेमेंट ऑफ एक्रूड एक्सपेंसेस वो भी एक तरह का शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, क्योंकि ये एक्सपेंस कंपनी ने नकर कर लिया बट यहाँ पर इस मोमेंट पर कंपनी जो है पेमेंट नहीं करती, आने वाले टाइम में पेमेंट करती है। तो इस टाइम में इन सर्विसेज की पेमेंट करने के बदले जो कंपनी का पैसा होता है वो किसी दूसरे काम के लिए यूज़ हो रहा होता है, तो वो भी, ये सर्विसेज भी एक तरह की, दैट मीन्स ये जो एक्रूड एक्सपेंसेस हैं ये भी एक तरह का सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं कंपनी के लिए। ठीक है,
तो आई होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कमर्शियल पेपर। दिस इज़ द लास्ट शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल विद द कंपनी। ठीक है, क्या है कमर्शियल पेपर? कमर्शियल पेपर क्या है? ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं और स्पेसिफिकली जो आपको जानना है वो ये कि ये अनसिक्योर्ड सिक्योरिटीज़ हैं। आपको पता होगा जब भी कंपनी बैंक वगैरह से पैसा लेती है तो कंपनी को अपना कुछ एसेट बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है, क्योंकि उससे बैंक को सिक्योर करना होता है। ठीक है, बैंक चाहता है कि मैं सिक्योर रहूं, अगर कंपनी इन फ्यूचर पेमेंट ना कर पाए तो मैं उनकी उस एसेट को जो मेरे पास गिरवी रखी है उसका यूज़ कर अपना पैसा जो है पूरा कर लूँगा। बट इन द केस ऑफ कमर्शियल पेपर्स, ये जो सिक्योरिटी है कमर्शियल पेपर, ये अनसिक्योर्ड है। दैट मीन्स जो भी पर्सन इन सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करेगा उसका जो पैसा है वो सिक्योर्ड नहीं होता। दैट मीन्स कंपनी की किसी भी एसेट पर इन सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये अनसिक्योर्ड है, तो इसीलिए इस तरह की सिक्योरिटीज़ को इशू करने का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ हाईली क्रेडिट वर्थी कंपनीज़ को ही दिया गया है, कि जिनकी जो क्रेडिट वर्थीनेस है मार्केट में वो बहुत अच्छी है, जिनको क्रेडिट एजेंसीज के द्वारा बहुत अच्छी रेटिंग मिली हुई है। ठीक है, सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया गया है कि वो जो है इस तरह की सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकती हैं, क्योंकि अगर हाईली क्रेडिट वर्थी कंपनीज है दैट मीन्स बहुत ही रेयर चांस है कि जो भी अपना पैसा इन सिक्योरिटी में लगाएगा उनका पैसा डूबेगा। ठीक है, बहुत ही रेयर चांस रहते हैं क्योंकि कंपनीज बहुत ही हाईली क्रेडिट वर्थी होती हैं। क्रेडिट वर्थीनेस से आई होप्स आपको पता है क्या मतलब है हमारा। क्रेडिट वर्थीनेस क्या इंडिकेट करता है कि एक कंपनी कितनी कैपेबल है कि जो पैसा उसने क्रेडिट पर लिया है, उधार पर लिया है, वो उसे टाइमली पे कर दे विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्रेडिट वर्थीनेस एक कंपनी की वो शो करती है। जितनी अच्छी क्रेडिट वर्थीनेस होगी दैट मीन्स उतनी अच्छी उस कंपनी की अर्निंग्स है, उतनी अच्छी उस कंपनी की मार्केट इमेज है कि वो अपना जो भी पैसा उधार पर लेती है वो टाइमली लौटा भी देती है। ठीक है, तो ये इस तरह की सिक्योरिटी सिर्फ हाईली क्रेडिट वर्थी कंपनीज ही इशू कर सकती हैं। दूसरा पॉइंट कि ये जो है आरबीआई दैट मीन्स सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेटेड होती हैं। ठीक है, और कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर लिखे हैं। वो क्या लिखे हैं कि कंपनीज हैविंग द नेट वर्थ ऑफ 10 करोड़ और मोर, जिनका नेट वर्थ 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, सिर्फ उन्हें ही इस तरह की सिक्योरिटीज़ इशू करने का राइट है। और दूसरा, ये इशू की जाती है फॉर द पीरियड रेंजिंग बिटवीन 15 डेज एंड 1 ईयर। इसीलिए ये शॉर्ट टर्म भी बोला जाता है कि ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो आप ड्यूरेशन है वो देख सकते हो कितनी है, 15 डेज टू 1 ईयर। ठीक है, इतने पीरियड के लिए ही इस तरह की सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है बाय द कंपनीज शॉर्ट टर्म फंड्स को प्रोक्योर करने के लिए। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा गाइस। ये कुछ ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपली है, आपको सिर्फ लॉजिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, और आई डोंट थिंक सो आपको कुछ भी इसमें मुश्किल लगा होगा। अगर कुछ भी है जो आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है, आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। और आई रियली होप कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।